अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? लेट्स से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। तो अगर मेरे पास एक लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल जिसको मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन अगर इन दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर करेगा या जो एनर्जी ये लॉस करेगा उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इन दो हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि 1 वोल्ट होना चाहिए। तो हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रॉन रखा है जो वो एनर्जी फिर एक्वायर करेगा या लॉस करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, उसको हम लोग कहेंगे कि वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। बात ये है अब यहाँ पे सोचने वाली कि वो कब एनर्जी एक्वायर करेगा और कब एनर्जी लॉस करेगा और कौन सी एनर्जी एक्वायर करेगा या कौन सी एनर्जी लॉस करेगा। तो अगर यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो ये फ़ौरन से इस बी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मोशन की वजह से ये जो एनर्जी एक्वायर करेगा इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और ये फ़ौरन से डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अब ये डाउनवर्ड जो मोशन की वजह से एनर्जी एक्वायर करेगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। और एनर्जी लॉस किस तरह से कर रहा होगा? अगर इसकी पोजीशन लेट से यहाँ पे ये वाली है तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, और अगर ये जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो एक्वायर कर रहा होगा लेकिन साथ में पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कर रहा होगा। तो बहरहाल हमारे पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये इस एनर्जी के इक्वल होता है जो कि होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है तो आप लोग ये लिखेंगे, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर आपने ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल प्रूव करना होगा। तो हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे? आप ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं del U/Q। और अगर आपने यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेट कर सकते हैं, ये Q दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी del U = Q del V। ठीक है, अब अगर ये तो हमने बात की है पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन अगर हमारे पास लेट से कोई पॉजिटिव चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा होगा तो फिर हम del U की बजाय लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, del काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और ये फार्मूला हमारे पास फिर इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा del काइनेटिक एनर्जी = Q del V। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की बात की थी तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा था कि इन दो प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट होना चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे इस फार्मूले में तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की, तो 1.6 10⁻⁻19 और यहाँ पे 1 वोल्ट। तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम उसी तरह से आ जाएगी और साथ में जो यूनिट आ रहा है वो आ रहा है कूलम वोल्ट। लेकिन हमने जो वैल्यू को प्रूव करवाना था उसमें क्या है? उसमें यूनिट है जूल। तो हम लोग देख लेते हैं, आपको पता है कि वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के। तो अगर आपने जूल की वैल्यू निकालनी है तो ये कूलम उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जूल इक्वल आ जाएगा कूलम वोल्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कूलम वोल्ट है हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? जूल के साथ। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसकी इक्वल आ रही है? 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी एक्वायर या लॉस करता है वो किसकी इक्वल है? वो है 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमने प्रूव करवाना था। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हमने उनकी सिमिलरिटीज़ देखनी है और उनकी
इनके डिफरेंसेस देखने हैं कि इनमें कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलरिटीज़ की अगर बात करें तो दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इक्वल होती है Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करती है। और ये दोनों फोर्सेस, अगर हम इसकी मज़ीद सिमिलरिटीज़ की बात करें तो ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। इनमें जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब अगर हम इन दोनों की डिफरेंसेस की बात करें कि इनमें कौन सी चीज़ें डिफरेंस हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। आप जब भी किसी बॉडी को इस तरह से छोड़ते हैं तो ज़मीन उसको हमेशा अट्रैक्ट करती है, रिपेल कभी नहीं करती। लेकिन चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होती है इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो रिपल्सिव भी हो सकती है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास वीक फोर्स होती है, ठीक है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट जी यूज़ होता है उसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 माइनस में उसकी वैल्यू होती है। जबकि अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो उसमें जो कांस्टेंट यूज़ होता है के, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁻9। तो इट मीन्स कि जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स का ज़्यादा आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद आगे तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ज़मीन के करीब किसी ऑब्जेक्ट को रखें या इसको बहुत दूर ले जाएं, ग्रेविटी फिर भी एग्जिस्ट करती है, ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ फिर भी अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। अगर आप चार्जेस को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रख देंगे तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसके बाद इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आपने पढ़ा था कि ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं दो चार्जेस के दरमियान तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी कम या ज़्यादा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी शील्डेड। हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग शील्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी बॉक्स के अंदर रख दें, बेशक वो मेटल का हो या किसी किस्म के भी बॉक्स हो, ग्रेविटी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये शील्ड आउट की जा सकती है। आपने ये टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास लेट से एक मेटालिक स्फीयर है और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनसाइड किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होती है। तो मतलब ये कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स को शील्ड आउट कर सकते हैं लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किसी सूरत भी शील्ड आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया। होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।